सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं फॉर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दैट इज 24th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ ये है कि यूरोप इनवाइट्स पुतिन बैक टू G8। सो G7 जो है 2020-26 में होस्ट करने वाला है फ्रांस, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन कि यूरोप जो है वो इनवाइट करने वाला है पुतिन को बैक टू G8, यानी कि जो G7 है वो वापस से G8 बनने वाला है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए G7 है क्या। तो G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ द वर्ल्ड एडवांस्ड कंट्रीज, जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है या जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उन कंट्रीज का एक ग्रुप है। नाम से ही समझ में आ रहा है G7, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो इसमें कौन कौन सी 7 कंट्रीज है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। ठीक है, तो आप इसको याद करने की ट्रिक है सूजी गैब्रेफ। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इससे याद कर लेना, या फिर जूस विद माय गर्लफ्रेंड, ऐसे करके भी ट्रिक्स बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं, जिससे कनाडा, USA, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन यानी यूके एंड आपका हो जाएगा देन फ्रांस। ठीक है, तो ये सारी हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक नॉन एन्यूमरेटेड पार्टिसिपेंट है, यानी कि वो एक मेंबर नहीं है लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिस पर हम बात करने वाले हैं कि ये G8 क्या है, फिर G7 कैसे हुआ और फिर वापस से G8 कैसे हो गया। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या हुआ था, रशिया ने ज्वाइन किया था G8 को, यानी G8 था, यानी पहले G7 था, फिर रशिया ने ज्वाइन किया इन 1998 और वो बन गया G8। ठीक है, लेकिन इन 2014 रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद से कंट्रीज ने डिस्कस किया और रशिया को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद से वापस से G8 क्या हो गया, 2014 के बाद G7 हो गया, और अभी तक वो क्या चल रहा है, G7 बन रहा है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि यूरोप वाले चाहते हैं कि वो वापस से इस ग्रुप में एडअप हो जाए। कौन एडअप हो जाए? रशिया एडअप हो जाए। ठीक है, नाउ अगर हम देखें कि इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है कि जो ग्लोबल प्राइजेस है एनर्जी मतलब जो ऑयल गैस जो भी ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो उनके प्राइजेस में कमी आने के चांसेस हैं। पर ये जो प्राइजेस कम होंगे, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? यूरोपियन और ग्लोबल मार्केट को। क्यों? अगर मान लीजिए रशिया को हम वापस से इनवाइट करते हैं, G8 में इंक्लूड करते हैं, तो इससे जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं वो कम होंगी, और वो क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो कम हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड एंड अदर इकोनॉमीज। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब कंट्रीज में एक्सपेंशन होगा, एक और कंट्री ज्वाइन करेगी, तो रशिया इज ऑब्वियसली रशिया इज अ पावर, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप अगर यूरोपियन कंट्रीज को जो है वो गैस और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रशिया सप्लाई करता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, वीट हो गया, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो इससे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा, उनकी कॉस्ट कम आएगी, और अगर उनकी कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इन द इंडस्ट्रीज़, और इससे सबको एज अ होल पूरी इकॉनमी को फ़ायदा मिलेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि माइट भी, अगर मान लीजिए G7 ग्रुप में अगर मान लेते हैं USA या जो कनाडा जैसी कंट्रीज है, अगर वो इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती है, तो एक फ्रेगमेंटेशन आने के चांसेस है, या फिर पॉलिटिकल या और इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, यानी कि डिवीजन होने के चांसेस हैं, कि वो कंट्रीज जो सपोर्ट करेंगी वो एक तरफ, और जो सपोर्ट नहीं करेंगे वो एक तरफ हो जाए। तो इससे हमारी जो इकॉनमी है वो वीक भी हो सकती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस थे जो इस के साथ हो सकते थे, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ हेल्पफुल अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं या बता सकते हैं वहाँ पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़,
इथोपिया टू होस्ट COP32, बिकमिंग द फर्स्ट ईस्ट अफ्रीकन नेशन टू डू सो। तो इससे पहले भी हमने कॉप के बारे में बात की थी। तो कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 32 मतलब इट इज़ एन एनुअल इवेंट जो कि होता है हर साल। तो 32 मतलब 32 नंबर की जो है वो कौन होस्ट करने वाला है? इथोपिया होस्ट करने वाला है, राइट। नाउ बेसिकली कॉप होता क्या है और ये क्यों किया जाता है? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, UNFCCC, मैंने लिख भी रखा है। ये क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नाम से समझ में आ गया, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहा है हमारा, या जो भी ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं, इन सब को डिस्कस करता है कौन? इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये सब चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। और UNFCCC जो है इसका हेडक्वार्टर है बोन में, इसलिए हम इसको बोन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है आपकी मोस्ट लाइकली आपके जो फर्स्ट पेपर में एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड है। बाकी कॉप का कई बार पूछा जाता है। अब जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है COP30 जो करेंटली चल रही है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बेलेम ब्राज़ील में हो रही है। उसके बाद 31 वाली टर्की में होगी, 32 वाली इथोपिया में होगा, इथोपिया के अदिस अबाबा में, ठीक है। और COP33 जो है वो इंडिया होस्ट कर सकता है। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और कोई आपसे पूछे ना पूछे ये पूछ सकते हैं कि COP33 कहाँ होने के चांसेस हैं? इंडिया में। तो क्या इंडिया ने इससे पहले भी कभी COP को होस्ट किया है? तो द आंसर इज यस। COP8 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी 2002 में, वो भी दिल्ली में, यानी दिल्ली में 2002 में कोप का ऑर्गेनाइज हुआ था। देन इससे पहले की अगर हम बात करें तो 26 यूके में हुआ, 27 इजिप्ट में, 28 बाकू में एंड 29 यूएई में। तो ये सारे आपके सीक्वेंस है जो कि आपको मोर ओवर जब ये कोप होस्ट हो रही थी तो ऐसा बोला गया है कि एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जो है इसको लॉन्च किया जाएगा और इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। मतलब क्या है कि बेसिकली जो भी हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनके लिए हम एक फंड इकट्ठा करेंगे ताकि उनके डेवलपमेंट के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो सारा इस ग्लोबल फंड में से जाएगा, और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब इसके लिए क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आई होप आपको ये सेकेंड न्यूज़ भी समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज 2 सेंसस एप्स टेस्ट पोर्टल फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन गो लाइव। 2 एप्स लॉन्च की गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कंट्री जो है उसमें सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, राइट। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। अब उस सेंसस के बाद नेक्स्ट सेंसस होना था 2021, बट कोविड की वजह से वो कंडक्ट नहीं हो पाया था। नाउ ऐसा न्यूज़ में था जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कुछ हिली एरियाज हैं वहाँ पे अक्टूबर 2026 और बाकी उसमें फेब्रवरी 2027 में कंडक्ट किया जाएगा सेंसस को, राइट। तो उसके लिए कुछ एप्स लॉन्च की गई है जो कि फर्स्ट फेज होगा। बेसिकली सेंसस 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज है हाउस की लिस्टिंग, मतलब जो भी घर है उनकी लिस्टिंग की जाएगी, और सेकंड वाले में एन्यूमरेशन होगा, यानी काउंटिंग होगी, सारी आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप मार्क कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंसस जो है उसमें कास्ट वाइज डाटा को इंक्लूड किया जा रहा है। कास्ट वाइज डाटा मतलब कि डिफरेंट कास्ट के कितने लोग हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मोर ओवर 2 एप्स जो लॉन्च किए जो कि हमारे न्यूज़ में था, दैट इज डिजिटल लेआउट मैप। आपको नाम से समझ में आ रहा है जो भी घर है उनका एक लेआउट देगा, ठीक है। और सेकंड है सेंसस 2027 ऐप, ठीक है। ये जो दोनों आपकी जो एप्स हैं गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स है सिर्फ वही उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिटल लेआउट मैप ऐप का क्या काम है। ऑब्वियसली हम डिजिटलाइज कर रहे हैं डाटा को, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे घर हैं उनकी लिस्टिंग करनी है। घरों में भी कौन कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्या लोकेलिटी है, क्या गली का नाम है, क्या मोहल्ले का नाम है, ठीक है। उसके अंदर जो घर है वो कच्चा है या पक्का है, ठीक है। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है बिल्डिंग या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, ये सारा डाटा कलेक्ट करेंगे किसमें, किसके थ्रू? डिजिटल लेआउट मैप ऐप के थ्रू।
मोर ओवर कोई भी पर्सनल डाटा किसी भी रेजिडेंट का इस टाइम पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो सब होगा बाद के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी हम जब सेंसस पे आएंगे तब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इसका मेन एम ये है कि जो भी हम कर रहे हैं काम उसको रियल टाइम में मॉनिटर कर सकें, यानी कि अभी देख सके कि कितना काम हो गया है रियल बेसिस पर, रियल टाइम एक्यूरेसी एंड फास्टर प्रोसेसिंग। देन सेकेंड वन इज सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप, जिसमें कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि पेपर वाला जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करके हम बेसिकली जो भी एन्यूमरेशन करेंगे, एन्यूमरेशन मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो हम जल्दी कर सके, एक्यूरेट कर सके, इसके लिए हम क्या करें, सेंसस 2027 ऐप को लाएं, ठीक है। हाउस की लिस्टिंग ऑलरेडी उसमें हो चुकी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली बाकी जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो। और अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टेस्ट पोर्टल फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन, तो सेल्फ एन्यूमरेशन फैसिलिटी को भी टेस्ट किया जा रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू 7 नवंबर 2025। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो दो एप्स हैं, दैट इज डिजिटल लेआउट मैप और सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप, ये नाम ही है ऐप का, ठीक है। इन दोनों को लॉन्च किया गया है फॉर बेटर, फास्टर एंड ईजियर प्रोसेसेस, ठीक है। और ये जो है इसकी जानकारी किसने दी, रजिस्ट्रार जनरल जो है और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बताया। और ये वाला जो सेंसस है वो कौन से नंबर का है, 16th नंबर का सेंसस है। अब आज आपका होमवर्क ये है कि सेंसस से रिलेटेड कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ हमारा, डी फैक्टो सेंसस कब हुआ, ये सारे जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू सेंसस ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, जो भी आपको सेंसस के बारे में फैक्ट्स पता है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना ध्यान से वीडियोस को देखते हैं और कितना होमवर्क करते हैं। देखिए जो भी आप पॉइंट्स लिखेंगे इससे आपको ही हेल्प होगी, यू विल गेट टू नो अबाउट मोर अबाउट द सेंसस, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप करें ये एक्सरसाइज, और अगर नहीं होगा तो कुछ फैक्ट्स जो इसके बचते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको खुद से करवा दूंगी। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।